very pleasant tuning to all of you. This is Avinash Yadav. Once again, I welcome to all my friends, students, and all YouTube viewers on my own YouTube channel Ananya Classes. Dear, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बच्चों की विशेष डिमांड पर मैंने इस YouTube क्लासेस की शुरुआत की है और मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बहुत ही माइन्यूटली बताया था कि व्हाट इज लेटर्स, व्हाट इज वर्ड्स, यानी लेटर हम कैसे बनाते हैं, वर्ड्स कैसे हम बनाते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बहुत ही माइन्यूटली आपको बताई थी। और सबसे बड़ी बात है कि जब मैंने आपको लेटर के बारे में बहुत बेहतर तरीके से डिस्क्राइब किया था तो मैंने उसमें बताया था कि व्हाट इज साउंड, साउंड क्या होता है, और फिर साउंड के थ्रू हमने ये भी जानने की कोशिश की थी कि फोनेटिक्स क्या होता है। और फोनेटिक्स को जब मैंने बताया तो हमें ये भी पता चला था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोनेटिक्स, और फोनेटिक्स के थ्रू हमें ये पता चला कि फोनेटिक्स का मतलब क्या होता है, द साउंड्स ऑफ साइन। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मेरा जो पूरा फोकस होगा वो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आज की जो वीडियो होगी वह सेंटेंस के ऊपर होगी। तो सबको पता है कि सेंटेंस क्या होता है, जो कि सारे टीचर्स किताबों के थ्रू बताते हैं, किताबों की रटी हुई डेफिनेशंस को बताते हैं कि सेंटेंस क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। लेकिन आज मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से, अनन्या क्लासेस के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि वास्तव में हमें रटी रटाई डेफिनेशन पे बिलीव नहीं करना है। वास्तव में सेंटेंस का जो एक डेफिनेशन है उसको आप बेहतर तरीके से और भी मोल्ड कर सकते हैं, आप बेहतर तरीके से उसे और डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सेंटेंस। डियर, जब कभी बात सेंटेंस की आती है तो मैंने अभी जो आपसे कहा कि सभी टीचर्स जो हैं या फिर जितने भी पढ़ाने वाले लोग हैं सारी वही जो भी रटी रटाई डेफिनेशन है उसी को बताते हैं। लेकिन वास्तव में आज मैं आपको एक नई डेफिनेशन बताऊंगा और हम उसको प्रूफ करेंगे कि वास्तव में एक नई डेफिनेशन भी बन सकती है। तो डियर, चलिए शुरू करते हैं। सेंटेंस का मतलब इवन अ वर्ड or a group of words that makes a complete sense is called sentence। डियर, हमको फोकस करना है इवन अ वर्ड। देखिए, मेरी वीडियो की जो मैं पहले भी बता चुका हूं, कुछ ऐसी खासियत होती है, कुछ ऐसी विशेष बातें होती हैं जो बहुत कम वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा। आज आपको मैं एक ऐसी डेफिनेशन से रूबरू कराऊंगा वास्तव में न जो आज तक आपने पढ़ी होगी न तो सुनी होगी। डियर, मैं बताना चाहता हूं कि सेंटेंस क्या है। हमने किताबों में पढ़ा है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। इसका मतलब सेंटेंस क्या है, वाक्य क्या है, शब्दों का ऐसा समूह जो एक पूर्ण भाव देता है, पूर्ण मीनिंग देता है, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। लेकिन आपको एक नई डेफिनेशन में बता रहा हूं, इवन अ वर्ड, यानी इवन अ वर्ड का मतलब एक शब्द जो होता है, अ सिंगल वर्ड इज आल्सो कॉल्ड सेंटेंस। यानी एक सिंपल सा, एक सिंगल सा जो वर्ड होता है वह भी सेंटेंस हो सकता है और इसे कोई भी गलत साबित नहीं कर सकता। मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं। जैसे अगर मैंने आपसे कह दिया सिट, सिट जो है ग्रुप ऑफ लेटर्स, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ग्रुप ऑफ लेटर्स का मतलब एक वर्ड है, लेकिन वर्ड के साथ साथ दिस इज कॉल्ड सेंटेंस। आप इसको कैसे प्रूव करेंगे? आपको पता होना चाहिए या आपने किताबों में भी पढ़ा होगा कि मेनली देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव। सो डियर स्टूडेंट्स, इन पांचों सेंटेंस में एक सेंटेंस आपने पढ़ा होगा इंपरेटिव सेंटेंस। और इंपरेटिव सेंटेंस आपको पता है कि इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ऑर्डर, रिक्वेस्ट, फॉरबिड और एडवाइस। यानी एक ऐसा वाक्य जिसे आदेश का बोध होता है,
प्रार्थना का बोध होता है, निषेध का बोध होता है, सलाह का बोध होता है, तो ऐसे वाक्यों को इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब, मैंने अगर बोला सिट, सिट का मतलब दिस इज द मोड ऑफ ऑर्डर, दिस इज द मोड ऑफ कमांड। और यदि यह मोड ऑफ कमांड यानी इंपरेटिव सेंटेंस का एक पार्ट है, अगर ये इंपरेटिव सेंटेंस को बता रहा है, तो मैंने तो वही सिद्ध किया कि आपका एक जो सिंगल वर्ड होता है दैट इज आल्सो कॉल्ड सेंटेंस। तो आज की बात से आपको उस रटी रटाई डेफिनेशन पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है। आपकी जो पुरानी डेफिनेशन है वो उसे आप अगर सही मानते हैं तो वास्तव में आपको इस डेफिनेशन को भी सही मानना पड़ेगा कि केवल एक शब्दों का जो समूह होता है वही सेंटेंस नहीं होता है। यानी आपका एक सिंगल शब्द जो है वो भी सेंटेंस हो सकता है। यानी आज के बाद से एक नई डेफिनेशन क्या मिली, इवन अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी यहां तक कि एक शब्द या फिर शब्दों का ऐसा समूह जो एक पूर्ण भाव देता है, पूर्ण मीनिंग देता है, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें डियर, तो एग्जाम्पल्स में देखिए, जैसे अगर मैंने कह दिया एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करते हैं, देखिए जैसे अगर कह दूं मैं माई फादर comes late, my father comes late, your brother will go to आगरा। मैंने यहां पे आपको दो सेंटेंस लिखे, पहला सेंटेंस है माई फादर कम्स लेट, यहां पे देखिए 1 2 3 4, और सेकेंड में 1 2 3 4 5 6, यानी जो एक पुरानी डेफिनेशन हमें पढ़ी और पढ़ाई गई है कि शब्दों का ऐसा समूह, यानी शब्दों का एक ऐसा ऑर्डर, एक प्रॉपर ऑर्डर जिससे एक मीनिंग निकलती हो, जिससे एक अर्थ निकलता हो, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। लेकिन अभी मैंने आपको कुछ देर पहले जो बताई बात कि अगर आपने एक शब्द की बात कर दी, जैसे अगर मैंने कह दिया गो, या मैंने कह दिया कम, या फिर मैंने बोल दिया सिट, मैंने बोल दिया स्टैंड, तो ये जितने भी सिंगल वर्ड्स हैं दे आर आल्सो कॉल्ड सेंटेंस बिकॉज दिस इज इंपरेटिव सेंटेंस। और इंपरेटिव सेंटेंस आपने पढ़ा है, लोगों ने इंपरेटिव को पढ़ाया है, तो उस इंपरेटिव के अनुसार हम इस बात को कह सकते हैं कि एक सिंगल वर्ड भी सेंटेंस हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात है कि अब हमको ये देखना है कि पूरा आपका जो एक सेंटेंस है, मैंने आपसे पिछली वीडियो में एक वादा किया था कि सेंटेंस में जो भी सेंटेंस के पार्ट्स हैं या फिर जो काइंड्स हैं उसको मैं आपको बहुत ही माइन्यूटली बताऊंगा कि वास्तव में हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो चलिए हम पहले शुरुआत करते हैं कि किसी भी सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। ओके, देखिए अगर हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की, अगर हम बात करें पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की, तो किसी भी सेंटेंस के आपको पता है 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट आपका होता है सब्जेक्ट और सेकंड पार्ट आपका होता है प्रेडिकेट। यानी किसी भी वाक्य के 2 पार्ट्स होते हैं, द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड सब्जेक्ट एंड द सेकंड पार्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। सबसे बड़ी बात है कि कभी कभी अगर आपसे कोई भी क्लास में बच्चा ये पूछता है कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेडिकेट, एट दैट मोमेंट ईच एंड एवरी टीचर मस्ट फॉलो दोज डेफिनेशन दैट आर प्रिस्क्राइब्ड इन आवर बुक्स। बट आपको मैं एक बेहतर तरीका बता रहा हूं कि किस प्रकार आप किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आप सिलेक्ट करेंगे, किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में आप किस प्रकार से डिफरेंसेस क्रिएट करेंगे। लेट्स चेक आउट। जैसे अगर मैंने यहां पे लिख दिया माई टीचर टीचेस इंग्लिश, या फिर मैंने यहां पे लिख दिया सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग।
माय डियर, बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर कभी भी आपके एग्जाम में, वो चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे एकेडमिक एग्जाम हो, यदि आपके एग्जाम में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पता करना हो कि वास्तव में किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट कैसे पता करेंगे या किसी भी वाक्य में प्रेडिकेट कैसे पता करेंगे, तो बहुत ही छोटी बात बताने जा रहा हूं। देखिए, अगर कोई भी वाक्य दिया हो, चाहे वो कितना भी छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा सेंटेंस हो, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस पता करना है उसमें मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। यानी किसी भी वाक्य में आप पहले पता कर लीजिए कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या है। यानी अगर कोई भी वाक्य होगा तो आप ये जानते भी हैं इंग्लिश की, अगर आपको थोड़ी सी परख हो तो इतना तो पता होना चाहिए कि किसी भी वाक्य में एक वर्ब जरूर होता है, वह वाक्य चाहे मेन वर्ब के रूप में हो या फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो। अगर हम बात मेन वर्ब की करते हैं तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेन वर्ब किसको कहते हैं। मेन वर्ब का मतलब early in the morning to late night what we do that is called main verb। it means सुबह जगने से लेकर के सोने तक हमारे द्वारा जो भी मुख्य क्रियाएं की जाती हैं, हमारे द्वारा जो कुछ भी किया जाता है, दैट इज कॉल्ड मेन वर्ब। मतलब चाहे हम उठने की बात करें, चलने की बात करें, दौड़ने की बात करें, लिखने की बात करें, पढ़ने की बात करें, देखने की बात करें, बोलने की बात करें, सुनने की बात करें, सूंघने की बात करें, ऑल दीज एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन मेन वर्ब्स। और अगर हेल्पिंग वर्ब की बात होती है तो हेल्पिंग वर्ब तो आपको पता ही है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब वो चाहे डू डज डिड के रूप में हो, इज एम आर के रूप में हो, वाज वर के रूप में हो, हैज हैव हैड के रूप में हो, या फिर हम अगर मॉडल्स की बात करते हैं तो मॉडल्स में जैसे आपका विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज्ड टू, ये जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं आपको पता है कि उसका जो यूज होता है वह सभी वाक्यों में होता है। तो अगर आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अगर आपको सिलेक्ट करना है तो किसी भी वाक्य में आप मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब पहले सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे पहला वाक्य माय टीचर टीचेस, मैंने बताया था जैसे पढ़ाना, और वास्तव में मेन वर्ब के लास्ट में ना नी ने, हिंदी में ना नी ने का एक बोध होता है। जैसे टीचर्स का मतलब पढ़ाना, तो आपको पता है यह आपका हो गया क्या, मेन वर्ब। दूसरे वाक्य में है सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो पता कर लेते हैं आपका क्या है, सी के बाद है इज का मतलब आपको पता, अभी मैंने बताया ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। यानी पहले वाक्य में टीचर्स हमको मिल गया मेन वर्ब, और दूसरे वाक्य में जो हेल्पिंग वर्ब मिल गई वो हमको इज मिल गई। इसका मतलब अगर किसी भी वाक्य में अगर आपका मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब मिल गया तो वहां से लेकर के लास्ट तक ये आपका हो गया प्रेडिकेट, और यहां पे इज से लेकर के अ सॉन्ग तक आपका हो गया क्या, प्रेडिकेट। तो सिंपल सी चीज है कि अगर आपको प्रेडिकेट मिल गया तो बचा हुआ जो पार्ट है ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया सब्जेक्ट। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, अगर किसी भी वाक्य में आपने देखा कि किसी भी वाक्य में अगर मेन वर्ब आई है या फिर हेल्पिंग वर्ब से, क्योंकि ये तो डेफिनेटली सी बात है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामरियन भी कहते हैं कि वर्ब इज द सोल ऑफ ग्रामर एंड विदाउट वर्ब वी कैन नॉट इमेजिन द आवर इंग्लिश ग्रामर। किसी भी वाक्य में बिना वर्ब के हम इंग्लिश ग्रामर की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर दैट कि अगर किसी भी वाक्य में आपकी मेन वर्ब मिल जाए या फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब मिल जाए तो याद रखिएगा उस मेन वर्ब के बाद राइट साइड में जितने भी वर्ड्स होते हैं या हेल्पिंग वर्ब के बाद राइट साइड में जितने भी वर्ड्स होते हैं दे आर कॉल्ड प्रेडिकेट। और यदि ये प्रेडिकेट मिल गए तो लेफ्ट साइड में आपकी जितने भी वर्ड्स हो, चाहे 2 वर्ड्स के रूप में हो, चाहे सिंगल वर्ड के रूप में हो, चाहे 3 वर्ड्स हो, 4 वर्ड्स हो, ऑल दीज वर्ड्स आर कॉल्ड सब्जेक्ट। तो मुझे लगता है और ये मेरी पूरी उम्मीद है कि मैंने जो आज आपको बताया कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, अभी भी आज तो अभी शुरुआत हुई है कि वास्तव में सब्जेक्ट क्या होता है या प्रेडिकेट क्या होता है। अगर हम बात करते हैं किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट का मतलब आप जानते हैं या तो उसे कर्ता या उद्देश्य कहते हैं, और प्रेडिकेट को हम विधेय कहते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, किसी भी वाक्य में कर्ता के द्वारा, किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के द्वारा जो कुछ भी किया जाता है, इट मींस व्हाट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज अ वर्ड, subject is the part of sentence
that perform an action. Once again I repeat, what is subject? Subject is the part of a sentence that performs an action, while what is predicate? Predicate किसको कहते हैं? Predicate is the part of sentence that expresses the action of the subject. Once again I repeat, what is predicate? Predicate is the part of sentence that expresses the action of the subject. So my dear, next video में मैं आपको बताऊंगा how many parts of sentence and how many part of the predicate. तो इस उम्मीद और इस विश्वास के साथ कि आज मैंने जो भी आपको माइन्यूटली बताया आप उसे कभी नहीं भूलेंगे, तब तक मेरे अगले वीडियो तक आने तक आप बेहतरीन तरीके से आप अध्ययन करिए, मेरे प्रत्येक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और उसे वॉच करिए, लोगों को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेरी वीडियो के द्वारा फायदा मिल सके। तब तक थैंक यू सो मच।